देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रामविलास पासवान के आवास पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रामविलास पासवान वंचितों की पैरवी हमेशा करते थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। एनसीपी नेता शरद पवार ने भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पासवान को श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि रामविलास पासवान का पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को रामविलास पासवान के निधन के बाद उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। प्रधानमंत्री रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़े संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने भारतीय विदेश सेवा दिवस पर भारतीय विदेश सेवा से जुड़े अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि वंदे भारत मिशन और कोविड से संबंधित मदद के दौरान हमारे नागरिकों और अन्य देशों के लिए उनका प्रयास उल्लेखनीय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय टीम को भारतीय विदेश सेवा दिवस की बधाई देते हुए कहा कि खासकर कोविड-19 संकट के बीच उनका समर्पण और परिश्रम सराहनीय है। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 4% पर बरकरार रखा है। हालांकि आरबीआई ने मौद्रिक नीति के मामले में नरम रुख बनाए रखा है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए वो उपयुक्त कदम उठाएगा। रिवर्स रेपो 3.35%, सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ और बैंक दर 4.25% पर बरकरार रहेगी। समीक्षा में अनुमान लगाया गया है कि अर्थव्यवस्था चौथी तिमाही तक संकुचन के दौर से वृद्धि के दौर में लौट आएगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए उदार रुख को बनाए रखेगा। उदार रुख से कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने की जरूरत पड़ने पर नीतिगत दरों में कटौती की जा सकती है। केंद्रीय बैंक के अनुसार आंकड़ों के आधार पर 2020 की तीसरी तिमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में पुनरुद्धार के संकेत हैं, लेकिन कई देशों में कोविड-19 संक्रमण में नए सिरे से वृद्धि को देखते हुए जोखिम बना हुआ है। आर्थिक वृद्धि के परिदृश्य के बारे में रिजर्व बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 9.5% की गिरावट आ सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार मजबूत होने का अनुमान है, लेकिन कोविड के कारण शहरी क्षेत्र में मांग में तेजी आने में वक्त लग सकता है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में आई गिरावट अब पीछे रह गई है और अर्थव्यवस्था में उम्मीद की किरण दिखने लगी है। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र और ऊर्जा खपत में तेजी का जिक्र किया और कहा कि कृषि क्षेत्र का परिदृश्य मजबूत बना हुआ है। इस साल कृषि उत्पादन रिकॉर्ड रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि वस्तु निर्यात कोविड से पहले के स्तर पर धीरे धीरे पहुंच रहा है और आयात में गिरावट में भी कुछ कमी आई है। ऐसे में दूसरी तिमाही में व्यापार घाटा तिमाही आधार पर बढ़ेगा। आने वाले समय में महंगाई दर में नरमी का अनुमान जताया गया है। आरबीआई के अनुसार मुद्रास्फीति कई महीनों से ऊंची बनी हुई है, जिसका प्रमुख कारण आपूर्ति संबंधी बाधाएं हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियों में ढील के साथ आने वाले महीनों में आपूर्ति व्यवस्था और गतिविधियां सामान्य स्तर पर आएंगी। रिजर्व बैंक के अनुसार बड़ी राशि के अंतरण के लिए भारत में आरटीजीएस यानी कि भुगतान के तत्काल निपटान की सुविधा दिसंबर से 24 घंटे शुरू कर दी जाएगी। इससे भारतीय वित्तीय बाजार को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करने के प्रयासों को मदद मिलेगी। सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी में ढील देते हुए बेंगलोर रोज और कृष्णापुरम किस्म के
प्याज की निर्यात की अनुमति दी है। इस छूट के साथ ही कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। इसका निर्यात केवल चेन्नई बंदरगाह से किया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत घोषणा का घरेलू बाजार पर असर पड़ा है और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन ये बढ़त पर बंद हुआ है। ये लगातार 7वां कारोबारी सत्र है जब सेंसेक्स निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स बढ़त के साथ 40,509 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी बढ़त के साथ 11,914 के स्तर पर बंद हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से गबन के मामले में लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज उन्हें इस आधार पर जमानत दे दी कि उन्होंने 5 साल के सश्रम कारावास की सजा में से 30 माह न्यायिक हिरासत में पूरे कर लिए हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले से जुड़े मामले में जमानत तो मिल गई है, लेकिन दुमका कोषागार से गबन के मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है, जिसके चलते अभी भी उन्हें जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बाल अधिकार निकाय से उस पत्र को लेकर जवाब तलब किया है जिसमें 8 राज्यों को बाल गृहों में रह रहे बच्चों को उनके परिवारों को सौंपना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। 24 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि वो धन शोधन मामले में आरोपी कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार के कुछ रिश्तेदारों और सहयोगियों से कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ करें। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 70,496 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 69 लाख से अधिक हो गई है, तो वहीं देश में करीब 1 महीने बाद इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 9 लाख से कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में 964 और लोगों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,06,490 हो गई है। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 59 लाख से अधिक हो गई है। इससे संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की दर बढ़कर 85.52% पर पहुंच गई है। फिलहाल देश में 8,93,000 से अधिक लोगों का कोरोना वायरस से इलाज जारी है, जो कुल मामलों का 12.94% है। कोविड-19 से मृत्यु दर 1.54% है। पिछले 24 घंटे में जिन 964 लोगों की मौत हुई है उनमें सबसे अधिक 358 लोग महाराष्ट्र के थे। इनके अलावा कर्नाटक के 101, तमिलनाडु के 68, पश्चिम बंगाल के 63, उत्तर प्रदेश के 45, आंध्र प्रदेश के 42 और दिल्ली के 37 लोग थे। आईसीएमआर के अनुसार देश में 8 अक्टूबर तक कोविड-19 के 8,46,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 11,68,000 से अधिक सैंपल की जांच कल की गई। देश में कुल 1,902 लैब में कोविड की जांच हो रही है। ओडिशा में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 2,44,142 हो गई है। महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 2,13,672 हो गई है। राज्य में कोविड से अब तक 974 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कर्नाटक में कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच कल 10,704 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 6,69,356 हो गई है। इस बीच कल 9,613 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। तमिलनाडु में कोविड का इलाज कराने और घरों में क्वारंटीन में रहने वाले लोगों की संख्या घटकर 44,500 तक आ गई है। हालांकि इस महामारी में मरने वालों का आंकड़ा कल 10,000 को पार कर गया। इस बीच चेन्नई में कोविड के सीरो सर्वेक्षण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे में कोविड-19 पर जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आगामी त्योहारों के मद्देनजर कुछ जरूरी दिशा निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इन क्षेत्रों में मतदान 3 नवंबर को होगा। पर्चे भरने का काम 16 अक्टूबर को समाप्त होगा और अगले दिन इनकी जांच की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है। दूसरे चरण में पटना और नालंदा को छोड़कर उत्तर बिहार के जिलों में वोट डाले जाएंगे।
बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीट के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। इस चरण में 1848 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और मतदान 28 अक्टूबर को होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जेडीयू के 41 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस चरण में एलजेपी 42 सीटों पर चुनाव मैदान में है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में शिवसेना लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने राज्य सरकार से गुटखा सहित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1 सप्ताह के भीतर अध्यादेश लाने को कहा है। राज्यपाल ने कल मुख्यमंत्री के मुख्य अपर सचिव वी रमन्ना रेड्डी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव जावेद अख्तर से ये बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि पर्व के दौरान महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा का विशेष अभियान आरंभ करेगी। राज्य सरकार उन जगहों की पहचान करेगी जहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं। ऐसी जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि उनकी सरकार ने राज्य के मूल निवासियों को भूमि पट्टा देकर चुनावी वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस महीने की 5 तारीख को 1 लाख परिवारों को जमीन का पट्टा दिया है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने CSR फंड के अंतर्गत मेट्रो स्टेशनों को विकसित करने के लिए निगमित कंपनियों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी और बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच प्रस्तावित मेट्रो लाइन को विकसित करने और उनके रखरखाव के लिए CSR से धनराशि दी जाएगी। बेंगलुरु मेट्रो रेल सेवा के प्रबंध निदेशक ने मेट्रो स्टेशन के विकास के लिए निजी भागीदारी का स्वागत किया है और कहा है कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बेंगलुरु में आगामी 5 वर्षों में 128 किलोमीटर के नया मेट्रो नेटवर्क तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान में पुजारी की हत्या पर नाराजगी जताते हुए भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि जो कांग्रेस नेता पूरे देश का भ्रमण करते रहते हैं, उन्हें राजस्थान में कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे पहला स्थान है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में सिर्फ कांग्रेस के विधायकों और उनके मंत्रियों का बचाव हो रहा है, यहाँ जनता की कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग पिछले 50 वर्षों में गरीबों को बिजली, घर, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं करा सके, आज वो लोग साजिश रचकर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। हमें इनसे सावधान रहना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनका काम न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, न मजहब के आधार पर है, बल्कि कार्य शासन की योजना सबका साथ सबका विकास के आधार पर समाज के सभी लोगों को लाभ पहुंचाना है और इसको ही लेकर वो अपना लक्ष्य मानकर चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की आज पुण्यतिथि है। बसपा के संस्थापक कांशीराम का 72 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2006 को निधन हो गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि बिल पर कहा है कि एक तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर घूम रहे हैं, न खेती जानते हैं न किसानी। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि प्याज जमीन के ऊपर उगता है या नीचे। केरल के तिरुवनंतपुरम से कन्नूर जा रहे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AP अब्दुल्ला कुट्टी की कल रात कार मलपुरम में एक ट्रक से टकरा गई। किसी के घायल होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया है कि कल्प कंचेरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करके ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच जारी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 गाड़ियों में से 117 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कुल कीमत 6-7 करोड़ रुपए है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वाहन यूपी से चेन्नई जा रहा था। 4 आरोपी यूपी और 3 तमिलनाडु में हैं। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जुलाई में शोपियान में मारे गए 3 युवकों के परिजनों से मिलने के लिए राजौरी के तरकासी गांव पहुंचने के लिए कल लगभग 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा की।
मौसम अधिकारियों ने बताया कि अंडमान सागर के ऊपर उसके पास पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में आज कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। चेन्नई में मौसम विभाग के बुलेटिन में बताया गया है कि ये अवस्था अगले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और मध्य खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में केंद्रित होने की संभावना है। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती प्रवाह समुद्री सतह से 3 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। इसके कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे में वर्षा हुई है। अगले 24 घंटे में तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र और उत्तरी भागों के 19 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। दोनों प्रमुख नेताओं के बीच कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख के साथ बातचीत में भारत अफगानिस्तान संबंधों को और मजबूती देने की प्रतिबद्धता दोहराई। डॉक्टर अब्दुल्ला ने अफगान शांति प्रक्रिया पर भारत की सैद्धांतिक सहमति को लेकर आभार प्रकट किया। फेसबुक ने ऐसे 276 अकाउंट हटा दिए हैं जिनका इस्तेमाल फर्जी तौर पर दक्षिणपंथी अमेरिकी लोगों के रूप में किया जाता था और इन अकाउंट में ऐसे समाचार पर टिप्पणी की जाती थी। अक्सर ये टिप्पणियां जो हैं वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में होती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो बाइडेन के साथ अगले हफ्ते डिजिटल बहस में भाग लेने से इनकार कर दिया है और इसे समय की बर्बादी कहा है। 15 अक्टूबर को मियामी में दूसरी आधिकारिक बहस होने का कार्यक्रम है जिसमें उम्मीदवार दूर दराज स्थित अलग अलग स्थानों से हिस्सा लेंगे। माली में सरकार ने घोषणा की है कि देश के एक प्रमुख राजनेता और 3 यूरोपीय बंधकों को अलकायदा से जुड़े चरमपंथियों से मुक्त करा लिया गया है। बंधक रहे माली के राजनेता सोमालिया सिसे और फ्रांसीसी कार्यकर्ता सोफी पेट्रोनिन के रिश्तेदारों को उनकी रिहाई के बारे में सूचित किया गया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए बनाए गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल के सदस्यों की सूची को चीन ने अभी मंजूरी नहीं दी है। अब चीन निर्णय लेगा कि इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय जांच दल में शामिल होंगे और कब वो चीन में प्रवेश कर सकेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3,67,43,000 से अधिक हो गया है। पिछले 24 घंटों में 3,43,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। कोविड से अब तक दुनिया भर में 10,66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,76,30,000 के करीब है। फिलहाल दुनिया भर में 80 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस से सक्रिय मामले हैं। कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में अब तक 78,31,000 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं से 2,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 26 लाख के करीब सक्रिय मामले हैं। कोरोना से तीसरे सबसे प्रभावित देश ब्राजील में कुल संक्रमण के मामले 50,30,000 के करीब हैं। ब्राजील में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,49,000 से ज्यादा है। ब्राजील में फिलहाल 4,65,000 सक्रिय मामले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यूरोप में एंडोरा के बाद सबसे ज्यादा घनत्व वाला कोविड-19 क्लस्टर मैड्रिड है। स्पेन की एक अदालत ने मैड्रिड शहर समेत 9 छोटे नगरों में आंशिक लॉकडाउन के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। स्पेन में कोरोना संक्रमण के 8 लाख से ज्यादा मामले हैं, जिसमें 35% मामले सिर्फ मैड्रिड में हैं। स्पेन में कोविड-19 की रोकथाम में सेना की मदद ली जा रही है। फ्रांस में पिछले 2 दिनों में प्रतिदिन 18,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आए हैं। महामारी के इलाज के लिए अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। संक्रमण को देखते हुए फ्रांस के लियोन, लिली, ग्रेनोबल और सेंट इटियन शहरों को अधिकतम अलर्ट पर रखा जाएगा। पिछले 24 घंटों में फ्रांस में कोविड-19 से 76 लोगों की मौत हुई है। पेरिस और मार्सिले को पहले से अधिकतम अलर्ट पर रखा गया है। पेरिस के अस्पतालों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। गैर जरूरी ऑपरेशंस को रोक दिया गया है। फ्रांस में 32,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रेंच ओपन में आज पुरुष एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में आज 12 बार के विजेता स्पेन के राफेल नडाल का सामना अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन से होगा। नडाल ने क्वार्टर फाइनल में जैनिक सिनर को 7-6, 6-4 और 6-1 से शिकस्त दी थी।
वहीं डिएगो श्वार्ट्जमैन ने तीसरी वरीयता प्राप्त डोमिनिक थीम को 5 सेटों तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में शिकस्त देकर अंतिम 4 में प्रवेश किया था। नडाल के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। श्वार्ट्जमैन ने 2 हफ्ते पहले ही रोम मास्टर्स में नडाल को शिकस्त दी। पुरुष एकल के दूसरे सेमीफाइनल में खिताब में प्रबल दावेदार और शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास से होगा। जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में स्पेन के पाब्लो कैरेनो बुस्टा को कड़े संघर्ष के बाद शिकस्त देने में सफलता पाई। वहीं सित्सिपास ने रूस के 22 वर्षीय खिलाड़ी एंड्रे रूब्लेव को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सित्सिपास ने फ्रेंच ओपन के अंतिम 4 में पहली बार जगह बनाई। महिला वर्ग में एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला अमेरिका की सोफिया केनिन और पोलैंड की इगा स्विटेक के बीच खेला जाएगा। इस साल ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीतने वाली अमेरिका की सोफिया केनिन ने सेमीफाइनल में चेक गणराज्य के अनुभवी खिलाड़ी पेट्रा क्विटोवा को हराने में सफलता पाई। वहीं पोलैंड की 19 वर्षीय इगा स्विटेक ने अर्जेंटीना की नाडिया पोडोरोस्का को हराने में सफलता पाई। फ्रेंच ओपन युग में फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली क्वालिफायर खिलाड़ी नाडिया पोडोरोस्का सेमीफाइनल में अपना शानदार खेल नहीं दिखा पाई हैं। स्विटेक ने सीधे सेट में शिकस्त दी। महिला एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने साई के 53वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक में कहा है कि सरकार देश में एथलीटों के लिए बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में खेल मंत्री ने कहा कि देश के अंदर उभर रही खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो कि अगले 4-5 महीनों में देश भर से खेल प्रतिभाओं को ढूंढने का काम करेगी। आयरलैंड का यूरो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने का सपना ही रह गया है, क्योंकि टीम को गुरुवार को स्लोवाकिया के खिलाफ मैच में 4-2 से हार का मुंह देखना पड़ा। निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल रहित रहीं, जिसके बाद मैच का नतीजा पेनाल्टी शूटआउट के जरिए निकला। यूरो क्वालिफाइंग के ही मुकाबले में स्कॉटलैंड ने पेनाल्टी शूटआउट में इजराइल को 5-3 से मात दी। इस जीत के साथ ही स्कॉटलैंड का पराजय का दौर 6 मैच का हो गया है। टीम यूरो क्वालिफाइंग से अब सिर्फ एक ही टीम है। इंग्लैंड और वेल्स के बीच वेम्बले में खेले गए दोस्ताना मुकाबले में इंग्लैंड ने वेल्स को 3-0 से धोया। इंग्लैंड की ओर से डेब्यू कर रहे डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन ने गोल दागा। इंग्लैंड की टीम ने पहली बार लगातार 6ठी बार वेल्स की टीम को मात दी। वहीं वेल्स की टीम को 1973 के बाद पहली बार इंग्लैंड के हाथों इतनी बुरी हार झेलनी पड़ी। डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन इंग्लैंड की ओर से डेब्यूटेंट के तौर पर गोल करने वाले 188वें खिलाड़ी बने। फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर के मुकाबले में अर्जेंटीना ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। अर्जेंटीना की ओर से एकमात्र गोल पेनाल्टी के जरिए लायनल मेसी ने किया। वहीं एक अन्य विश्व कप क्वालिफायर में उरुग्वे ने चिली को 2-1 से हराया। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता रुस्लान अल्बेगोव सहित रूस के 6 भारोत्तोलकों को डोपिंग मामले में प्रतिबंधित कर दिया गया है। भूख से जंग के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नोबेल समिति ने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते दुनिया भर में भूखे लोगों की संख्या में लाखों का इजाफा हुआ है। समिति ने सरकारों से आह्वान किया है कि वो विश्व खाद्य कार्यक्रम और अन्य सहायता संगठनों को वित्तीय मदद सुनिश्चित करें, ताकि वो उन्हें भोजन मुहैया करा सकें। दुनिया भर में 4 से 10 अक्टूबर के बीच विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद आम आदमी में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का उद्घाटन एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने किया और कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आम लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या कई गुना बढ़ गई है। आज विश्व डाक दिवस है। विश्व डाक दिवस मनाने का मकसद बिजनेस और लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक विभाग की भूमिका और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ
अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.